अमेरिका का बिग बॉस कौन? कांटे की ये लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े से महज 6 कदम दूर है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, जी हां, मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव की जटिल प्रक्रिया और ट्रंप की तरफ से कोर्ट केस को देखते हुए बाइडेन आसानी से 6 कदम की दूरी नापकर व्हाइट हाउस पहुंच पाएंगे। इसे लेकर अभी फिलहाल संशय बना हुआ है। ये नतीजे काफी कुछ कोर्ट के रुख पर भी निर्भर करेंगे। चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए ट्रंप की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि कुल वोट 538 में से 264 जो बाइडेन को हासिल हुए हैं और 214 डोनाल्ड ट्रंप को हासिल हुए हैं। लेकिन वो जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा 270 का, उससे 6 कदम दूर बाइडेन है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच की लड़ाई किस कदर कड़वी हो चुकी है, उसकी ये एक छोटी सी तस्वीर है। व्हाइट हाउस से बाहर ट्रंप और बाइडेन के समर्थक आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। इसी दौरान व्हाइट लाइव्स मैटर के प्रदर्शनकारी भी पहुंच गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। अमेरिका के कई प्रांतों में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। बाइडेन 270 का जादुई आंकड़ा पाने के बेहद करीब हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चुनावी धांधली के आरोप लगाए जाने के बाद से माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. ट्रंप का चुनाव अभियान संभाल रही टीम ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कोर्ट का रुख किया है। टीम ट्रंप ने वोटों की गिनती को पारदर्शी रखने की मांग की है। आरोप है कि ट्रंप के प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों से दूर रखा जा रहा है। ट्रंप कैंपेन ने विस्कॉन्सिन के वोटों की गिनती की मांग फिर से की है। यहाँ बाइडेन को जीत मिली है। The Democrats know that the only way that they could win this election is to cheat in Pennsylvania. And we've seen it from day one. We found ballots in drainage ditches. They're not letting our poll watchers watch the polls. They're not letting them inside. There's video after video of them passing out collateral material in polling sites all over Philadelphia. They're trying to cheat. They have, guys, this is fraud. This is absolute fraud. We've seen it in Philadelphia before. They're trying to make a mockery of the election of this country. ट्रंप कैंपेन टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भी पेंसिल्वेनिया मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। यहाँ मामला ये है कि चुनाव के 3 दिन बाद आए बैलेट की गिनती हो या नहीं, साथ ही कुछ समय के लिए गिनती रोकने की भी मांग की गई है। You think we're stupid? You think we're fools? You know something? The Democrats do think you're stupid, and they do think you're fools, and that's why you get called deplorable and chumps. I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners. This election is a choice between a Trump super boom or a Biden depression. And we were getting ready for a big celebration. वोटों की गिनती पर विराम लगाने और कानूनी दांवपेच खेलने की ट्रंप की कोशिश डेमोक्रेट्स को रास नहीं आ रही। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हर वोट की गिनती पर नारा लिखी तख्ती के लिए प्रदर्शनकारी निकल पड़े। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप के ताजा दांवपेच को देखते हुए जो बाइडेन भी सामने आए और उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी मांग रख दी कि हर वोट की गिनती की जाए। Every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied.
We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. तो अब दरअसल आपको ये दिखा देते हैं कि कहां कहां पेच फंस रहा है, कहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, कहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। अब तक के वोट 264 इलेक्टोरल वोट्स बाइडेन को हासिल हुए हैं, 214 ट्रंप को हासिल हुए हैं। 6 इलेक्टोरल वोट्स पर बाइडेन आगे चल रहे हैं, यानी कि 6 स्टेट्स में वो आगे चल रहे हैं और 54 स्टेट्स में ट्रंप आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर जो 270 का आंकड़ा है उससे 6 कदम की दूरी पर इस वक्त बाइडेन नजर आ रहे हैं और ट्रंप जो है वो 54 सीट्स की दूरी पर है, 54 माफ कीजिएगा वोट्स की दूरी पर है। तो राज्य प्रतीक्षा हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, जिस तरह से अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का रुख कर लिया है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, क्या ये वाकई मुमकिन है, ये संभव है अमेरिका जैसे स्टेट में? जी, आप जैसे बोल रही हैं, अगर यही इसी तरह का सिनारियो किसी और थोड़े कम विकसित देश में हो रहा होता तो अभी तक अमेरिका और यूरोप के जो पावर्स हैं वो काफी इस पे सवाल उठा चुके होते, बोलते ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, हम चाहते हैं कि इस देश का जो प्रशासन है वो इलेक्शन को ठीक से कंडक्ट करे। तो किसी को भी सोच के अचरज होगा कि अमेरिका जैसे देश में जो सुपर पावर है वहां पर इस तरह की बातें उठ रही हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप काफी टाइम से, काफी महीनों से जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठा ही रहे थे, खासकर जो मेल इन बैलेट्स हैं, जो डाक के जरिए वोट डाले जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के जो वोट्स हैं वो ज्यादा मेल इन बैलेट से आते हैं रिपब्लिकन्स के मुकाबले, और इस साल कोविड की वजह से रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने डाक के जरिए वोट किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उससे पहले से ही बोल रहे थे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ी है, लेकिन ये बात कहना भी बहुत जरूरी है। और काफी सारा जो प्रेस है यहाँ यूएस में और जो पंडित हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं लेकिन आप सबूत तो दिखाइए, सबूत तो इसका कोई आपने दिखाया नहीं, प्रमाण नहीं आपने दिखाया। वो बस उन्होंने अभी 3 स्टेट्स में, 3 राज्यों में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में वो कह रहे हैं कि अब आप वोट को काउंट करना बंद कर दीजिए। ये स्टेट्स बोल रहे हैं हम क्यों बंद करें। ये अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, यहाँ हर स्टेट में सेम रूल नहीं होता। तो कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि अगर आपने अपना मेल इन बैलेट जो डाला है, अगर उस पर ठप्पा जो है डाक का, वो इलेक्शन की तारीख का लगा हुआ है, यानी 3 नवंबर को जो वो इलेक्शन था, अगर 3 नवंबर का ठप्पा लगा हुआ है तो वो उसके बाद भी पहुंचे, उसके कुछ दिनों बाद भी पहुंचे। पेंसिल्वेनिया के बारे में मैं जानना चाहूंगी, लेकिन आपका रुख करूंगी मैं दोबारा। इस बीच मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये जो इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर अमेरिकी चुनाव पहुंच चुका है, ये दरअसल 2000 की याद दिलाता है, जब बुश वर्सेस गोर भी इसी तरीके से हुआ था और बहुत कांटे की टक्कर हो गई थी, तब भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। गीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गीता का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच प्रतीक्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रतीक्षा, पेंसिल्वेनिया की क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि ये वो एक स्टेट है जिसमें ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन बाइडेन भी ज्यादा पीछे नहीं है और ये एक अहम स्टेट हो सकता है। बहुत ही अहम राज्य है, लेकिन अभी यहाँ पर हजारों ऐसे बैलेट्स हैं जो काउंट नहीं हुए हैं, जो कि मेल इन बैलेट्स हैं। और जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, पेंसिल्वेनिया उन स्टेट्स में से है जिन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट जो आपने डाक के जरिए वोट डाला है और उस पर ठप्पा अगर इलेक्शन की डेट का लगा हुआ है, तो हमें अगर इलेक्शन डेट के थोड़े दिनों बाद भी मिले तो चलेगा। अब इस पे राष्ट्रपति ट्रंप को आपत्ति है। उनका कहना है कि सारा कुछ जो काउंटिंग है वो 3 नवंबर तक ही पूरी हो जानी चाहिए,
चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो अलग राज्यों को अलग अलग रूल्स अलाउड हैं उसमें, कि अगर आप आपको जिस तरह से लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लिए बेस्ट है, आपके नागरिकों के लिए बेस्ट है, आप वैसा करिए। लेकिन वो इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रतीक्षा, बेहद अहम जानकारी प्रतीक्षा हमें वॉशिंगटन डीसी से दे रही है, लेकिन मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये जो मोड़ इस वक्त अमेरिकी चुनाव ने ले लिया है, दरअसल ये 2000 के यूएस इलेक्शन की याद दिलाता है। जब बुश वर्सेस गॉर देखा था, तब भी कोर्ट का रुख किया गया था, तब भी इसी तरीके से पेच फंस गया था, तब भी आरोप लगे थे कि धांधली हो रही है। बिल्कुल, लेकिन तब प्रॉब्लम मशीन्स में थे, अब प्रॉब्लम जहन में है, पर्सपेक्टिव में है, परसेप्शन में है। जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव बिल्डिंग या परसेप्शन बिल्डिंग किया गया है एक तरफ से मेल इन बैलेट्स को लेकर, उस वजह से हम देख रहे हैं कि पहले से ही दोनों लीगली सूटेड अप हैं और कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये तय हो गया है कि अगर कुछ स्टेट्स में ट्रंप के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए तो ट्रंप कोर्ट जरूर जाएंगे। और बाइडेन टीम, जिसमें कमला हैरिस है, जो खुद ही एक बहुत ही प्रोफिशिएंट लीगल हेड है, वो हेड कर रही हैं, वो देख रही हैं कि किस तरीके से काउंटर किया जाएगा ट्रंप के सारे लीगल मूव्स को। तो कोर्ट की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो स्टेट्स जहां पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, उनमें से एक एरिजोना भी है। जो मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान ट्रंप की तरफ भी हो रहा है। तो अब ये भी देखना होगा नेहा कि क्या एक स्टेट में ट्रंप को प्रॉब्लम होगा मेल इन बैलेट से और दूसरे स्टेट में जहां पे उनके तरफ अगर वोट्स पड़ गए तो नहीं होगा, या वो सारे स्टेट्स को लेकर आपत्ति जताएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, नेल बाइटिंग फिनिश। जैसे वहां पे पोलस्टर्स बोल रहे थे कि स्वीप होगा, बड़े आसानी से पता चल जाएगा उसी रात कौन है विनर, वो तो नहीं ही हो रहा। लेकिन कुछ दिनों की बात है, इंटरेस्टिंग रेस खत्म होगा और कोर्ट रेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास गीता और प्रतीक्षा, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे मामला ये अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बाइडेन जो है वो ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं और ट्रंप जो है ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की जा रही। सुनिए। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. If you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play.
We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. इस वक्त जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप जीतेंगे या फिर बाइडेन, उसी से जुड़ा सवाल यह भी है कि दोनों में से किसका चुना जाना भारत के हित में होगा। अब की बार ट्रंप सरकार। ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित होगी या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन पिछले साल दिसंबर में हाउडी मोदी कार्यक्रम में इस बयान से ट्रंप और पीएम मोदी की गहरी दोस्ती का अंदाजा पूरी दुनिया को लग गया था। इसके 5 महीने बाद 24 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल यानी मोटेरा स्टेडियम में भव्य स्वागत किया। हजारों लोगों ने कहा, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते। इससे पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री हाउडी मोदी कार्यक्रम में दिखी थी। एनआरजी स्टेडियम में करीब 50,000 भारतवंशियों के बीच पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। यहां पर पीएम मोदी के कहने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। इस आयोजन के 2 दिन बाद यानी 24 सितंबर 2019 को पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी की तारीफ में राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फादर ऑफ इंडिया कह दिया। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप के इस बयान पर विवाद भी हुआ, लेकिन ट्रंप कब क्या कह जाएं, ये कोई नहीं जानता। कश्मीर में मध्यस्थता पर उनका बयान कुछ ऐसा ही था। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe too. इस बयान से अमेरिका ने कुछ ही घंटों बाद ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इस विवाद को छोड़ दें तो आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर ट्रंप भारत के साथ खड़े रहे। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य तनाव पर भारत के रुख का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दो टूक कहा कि अमेरिका भारत के साथ हर खतरे में खड़ा रहेगा। ये बताता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भारत अमेरिकी रणनीतिक रिश्ते किस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज तक ब्यूरो।
अमेरिका में जारी वोटों की गिनती के बीच भारतीयों के मन में दो सवाल हैं। पहला, अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर ट्रंप की वापसी होगी या नहीं, जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे, या फिर दूसरा ये कि जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए ठीक रहेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा चुना जाना। Prime Minister Narendra Modi being welcomed by a loud cheer, and President Donald Trump shaking hands, a warm hug. आज मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में जिसके साक्षी हम बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोनों नेता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जग जाहिर है। लेकिन जब सवाल ये हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत के लिए ट्रंप फायदेमंद होंगे या जो बाइडेन, तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों नेता भारत के बारे में क्या सोचते हैं। पहले ट्रंप की राय सुन लीजिए। Because India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. वैसे ट्रंप के ऐसे बयानों को गंभीरता से ना भी लिया जाए तो भी कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जो भारत से अमेरिका की दोस्ती वाले दावों से मैच नहीं करते। कुछ उदाहरणों से समझिए। ट्रंप सरकार ने भारत को दी जाने वाली जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा छीनने का फैसला लिया था। इसके तहत भारत को अपने कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में टैक्स फ्री इंपोर्ट की सुविधा मिली है। जून 2020 में ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होने वाला था जो अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं। इन उदाहरणों से भारत को लेकर ट्रंप सरकार की राय का पता तो चल ही जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बाइडेन भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं। Together, in our view, we can help each other achieve our core goals. भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर जो बाइडेन की जो राय है वो उन्होंने वर्ष 2013 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में रखी थी, जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और बराक ओबामा राष्ट्रपति। We admire the way you've melded ethnicities, faiths, and tongues into a single proud nation. जो बाइडेन ही थे जिनके प्रयासों से भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट में पास करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. ट्रंप सरकार को तो भारत पिछले 4 वर्षों में आजमा कर देख चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो भारत के मुद्दों पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जो बाइडेन भारत में नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था। लेकिन नेता जो कहते हैं उस पर कितना कायम रहते हैं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में सबसे अहम है भारत चीन के बीच तनाव पर अमेरिका का स्टैंड। ट्रंप का स्टैंड तो सबको मालूम है। जो बाइडेन भी चीन और शी जिनपिंग के बारे में क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. यानी चीन के बारे में जो ट्रंप की राय है वैसी ही राय जो बाइडेन भी रखते हैं। यानी चीन के मोर्चे पर भारत को दोनों नेताओं से एक जैसा ही साथ मिलने वाला है। हालांकि H-1B पर पाबंदी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर जो बाइडेन की राय ट्रंप से ज्यादा उदार है, ऐसा जानकार भी मानते हैं। ये देखना है कि कहां-कहां पर कन्वर्जेंसेस है, कहां-कहां पर हमारी जो हित हैं वो जो बाइडेन की सोच से मिलते जुलते हैं। अगर बाइडेन जीतते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए भू राजनीतिक जो कन्वर्जेंस जो हमारी रही है वो और बढ़े। सबसे बड़ा खतरा अभी हमारे लिए चीन ही है और इसे अगर रोकना है, इसे पीछे धकेलना है तो अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अहम है। तो अब ट्रंप वापसी करें या जो बाइडेन
अमेरिका की अगले राष्ट्रपति बने, भारत की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। दिल्ली पर डबल मुसीबत है। इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिन से नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी ओर प्रदूषण परेशान कर रहा है। राजधानी को इन दो मुसीबतों ने मुश्किल में डाल रखा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर दिल्ली के आसमान में प्रदूषण के बादल छाने लगे हैं और हवा खराब हो रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी की रफ्तार कम हुई है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों के दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 नवंबर को कोरोना के 5062 नए मरीज सामने आए तो 2 नवंबर को नए मरीजों की तादाद 5664 पहुंच गई। 3 नवंबर को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई और 4001 नए मामले सामने आए, जबकि 4 नवंबर को नए मरीजों की संख्या 6725 पर पहुंच गई। सरकार मान रही है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मामलों के बढ़ने के पीछे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दलील भी है। क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, परंतु मेरे साथ साथ ये भी कहना है कि देखो, यह भी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़ा है। अब बात प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली के आसमान में धुएं के काले बादल नजर आ रहे हैं, साथ ही हवा का क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ता प्रदूषण स्तर दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। जहां तक प्रदूषण के स्तर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर चला गया है। आपको बता दें कि सबसे खतरनाक जो हवा का स्तर होता है, अगर 300 से ऊपर चला जाए तो उसे सीवियर माना जाता है, यानी सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। कई इलाकों में 500 से ऊपर है, 600 से भी ऊपर चला गया है। तो उसका मुख्य कारण एक तो जैसा रहता है कि हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जैसे जैसे हम विंटर्स की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और जब तापमान कम होने शुरू होते हैं तो एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है, और स्टेबल एटमॉस्फेयर और खासकर उसमें यदि विंड स्पीड कम रहती है तो कम विंड स्पीड की स्थिति में पोल्यूटेंट डिस्पर्स ऑफ नहीं होते, और दूसरा स्टेबल है तो जो भी पोल्यूटेंट्स निकलेंगे वो वहां के वहां इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन है, लोकल कचरा जलाने का है, जो इतने सारे लोकल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने काफी पहले से अभियान चलाया हुआ है। लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन वजहों का क्या किया जाए जो दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली को बेहाल कर रहे हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज वो बांकुरा जाएंगे। संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ आदिवासी के घर पर भोजन करेंगे। माना यही जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह का प्लेन कोलकाता में लैंड किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम मौजूद था। आज गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से बांकुरा पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से वो पुआ बागान जाएंगे, जहां बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद बांकुरा के रविंद्र भवन में संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री चतुर्डीही गांव रवाना होंगे। गांव में अमित शाह एक आदिवासी परिवार के यहां भोजन करेंगे। चतुर्डीही गांव में अमित शाह के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। हम लोग तैयार हैं। हम लोग की बात करेंगे हमारा आदिवासी समाज के लिए एक सबसे बड़ा भावना है समाज को आगे लेके जाना। सुमित जी हमारा नॉर्थ बंगाल में जैसे इसके बाद भोजन किया तो फिर इसको ज्वाइन किया 3 महीने। हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं, वैसे भी चाहते हैं कि उसको समाज को आगे बढ़ता है। कौन क्या पक्ष से कौन विरोध से वो बात नहीं है, समाज को आगे लेके जाना।
रात तक अमित शाह बांकुरा से वापस कोलकाता लौटेंगे। शुक्रवार को गृह मंत्री कोलकाता में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को कोलकाता में अमित शाह के कार्यक्रमों की शुरुआत दक्षिणेश्वर मंदिर से होगी, जिसके बाद वो एक और सांगठनिक बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर का भोजन न्यूटन इलाके में नवीन विश्वास के घर करेंगे। नवीन विश्वास मटुआ समुदाय से आते हैं। नवीन विश्वास के घर अमित शाह के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। परिवार के सदस्यों का कोरोना टेस्ट करवा लिया गया है और खाने का मेन्यू फाइनल हो चुका है। दोपहर के भोजन में अमित शाह को चावल और रोटी के साथ मूंग दाल, पनीर और चटनी परोसा जाएगा। इंडिया का होम मिनिस्टर मेरा घर में आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं गर्व अनुभव कर रहा हूँ। उसका मेनू है, हम लोग जो घर में एक खाता रहे वो मेनू होगा। मेनू के बीच में रहेगा रोटी, छोला का दाल, पनीर, प्लेन राइस, मूंग दाल, शुक्तो और चटनी और पायस। ये कौन पकाएगा खाना? मेरा वाइफ खुद पकाएगा। कोलकाता के न्यूटन इलाके में अमित शाह मटुआ समुदाय के मंदिर में भी जाएंगे। दरअसल अमित शाह का ये दौरा पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरे से अमित शाह का लक्ष्य समाज के विशिष्ट लोगों के साथ साथ आदिवासी समाज के लोगों को भी बीजेपी से जोड़ना है। कोलकाता से मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।